हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आप लोगों के लिए जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ये मेरी लाइव क्लास है। न्यू टू और दी फोर्थ सीरीज है। अब क्या करें, 40-40 डे स्ट्रेटजी, जब तक डेट नहीं आती तब तक कैसे स्टार्ट करें। तो वो तभी स्टार्ट होगी जब डेट आ जाएगी। इसके अलावा आज आप जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, आप ये मान के चलिए कि ये मैं एक सिंपल सी चीज सभी लोगों से ये कहती हूँ कि अगर आप इस समय क्रैश कोर्स और इसके जो भाई ठीक है, आप वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है क्रैश कोर्स का और सब चीज का, मगर मेरा मानना ये है कि मैं आपसे पूछती हूँ कि 2.5 साल में जो क्रैश कोर्स करा रहा है उनकी छोड़िए, आप अपनी सोचिए 2.5 साल में आपने क्या पढ़ा। ठीक है, जब आपको अब भी क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ रही है, क्रैश कोर्स अगर है तो भाई आपने कुछ तो पॉइंट्स बनाए हुए होंगे, कुछ करिए चीजें। आप या तो आपको पता होंगी कि भाई क्या आने वाला है, आप वही वही चीज पढ़ लें, क्योंकि आप कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। कोई भी चीज को छोड़ देंगे और उसी में से क्वेश्चंस आ जाए तो, माना ये 4 राइटर्स है, ग्रामर है, लिटरेरी टर्म्स है, लेकिन इसमें 4 एजेस हैं और लिटरेरी टर्म्स कुछ भी वो दे कैन आस्क एनीथिंग, तो आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मेरा मानना यह है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। और प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। और प्रैक्टिस को करने का तरीका ये है, अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ये देखो कि इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट क्या है, उससे 4 क्वेश्चंस आपके और सॉल्व होते हैं। इसके अलावा भाई देखिए, जो लोग अभी देखिए, अगर एग्जाम जनवरी में हो जाता है तब तो ये वाला जो बैच है ये कोई फायदा नहीं है लेने का। वो अभी 10-5 दिन में क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम जनवरी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेकिन अगर जनवरी में नहीं हो रहा तो जो अभी तक जिन्होंने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है, जो कुछ भी है, अगर एग्जाम जनवरी में नहीं होगा तो वो अप्रैल में जाएगा। मार्च में तो देखिए मतलब नहीं है होने का। जनवरी में अगर नहीं होता तो अप्रैल में जाएगी, या तो देखो जनवरी में हो जाएगा अगर जो चांसेस, अगर 10-5 दिन में क्लियर हो जाएगी चीज। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं दिसंबर में, देखो दिसंबर में तो होना नहीं है, लेकिन अगर जनवरी में भी है, अगर नहीं होता जनवरी में तो मैं कह रही हूँ अप्रैल जाएगा। होना तो अब है ही एग्जाम, तो जो लोग भाई वो तब का तब देख लेना कि अगर आपको लगता है तो यू कैन बाय दिस बैच, जो कि हमारा आप इसको क्रैश कोर्स मान के कर लो ना। इसमें इतने सारे वीडियोस हैं, रोज के 8-8 10-10 वीडियो देखो और वो आपको क्रैश कोर्स की तरह हो जाएगा। क्रैश कोर्स में वो जो चीजें हैं, क्योंकि मैं कम तो कुछ कर नहीं सकती। हाँ, आपका ये मैं 8 घंटे में लगातार लाइव नहीं पढ़ा सकती, लेकिन आपके पास तो इसमें सारी चीजें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर इतना कैलिबर है और आप सोचते हैं कि भाई हम एग्जाम को 1 महीने 1.5 महीने में भी दे, देखो हम 1 से 1.5 महीने में कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर चीज तैयार है तो स्टूडेंट कर सकता है। तो हमारे पास तो सारा मटेरियल तैयार है, आप इसमें से देख के कर सकते हैं। नोट्स आपके पास आएंगे, ना कुछ लिखना ना कुछ करना, सिर्फ आपको पढ़ना है। और जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच, जो कि पायनियर बैच के नाम से है, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस है इसमें कि इसमें एक तो बात ये है कि भाई ये बैच जो है ये इसमें 52-53 और अब आज हुआ 54 पेपर तो जो है वो इसमें हैं। और जो है मतलब जो अभी लाइव चला है, 20 तारीख से लाइव चला है, तो 2 पेपर उसमें भी हो चुके हैं और तीसरा पेपर अब कल होगा। तो आपके पास इसमें लगभग 5-6 हजार क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा दिया गया है। उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में 4 चीजें आप और जानते हैं। तो आपको लगता है कि भाई हम प्रैक्टिस अब करनी है तो आप इसके माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको? इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड किया हुआ है तो स्टोर में जाके देखना है, ठीक है। और एक ये भाई, और जैसे ना बड़ा छोटा छोटा, फिर उसके बाद सबसे जो है वो चीज है द पाथ टू विक्ट्री। ये बुक है जो टीजीटी के लिए ही लिखी गई थी, यूपी टीजीटी के लिए। ये जो है अब मैंने इसको सोचा इसके क्वेश्चंस वगैरह भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसमें सारा लिटरेचर है, ग्रामर है, ये शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में काफी सारी चीजें इसमें भी जो है वो दी गई हैं। यू कैन परचेज दिस बुक एज वेल। और चलिए अब इसके साथ ही अब हम लोग जो है अपना जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं, दैट इज दिस वन। और अभी मैं जो है बस लाइव जा रही हूँ और क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। तो ठीक है जी, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग टाइम, गुड इवनिंग। आप लोगों को पीछे क्वेश्चंस दिख रहे हैं मेरे? वहां देख लो, दिख रहे हैं? तो चलिए शुरू करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है ये, विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर हैज 15 लाइन्स? चलो बताओ भाई, विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर हैज 15 लाइन्स? भैया टाइम वाइम बिल्कुल भी मैं वेस्ट नहीं कर रही, सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद एंड गुड इवनिंग, और आप मुझे बता दो। चलो अब इसमें जो है, एक्चुअली इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है और अब जवाब भी दे रहे हैं। सोनेट 154, 126, 153, सोनेट 12। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इसमें जो है ना, आपको पता है कि शेक्सपियर जो है, जो सोनेट लिखते थे, रुक जाओ, शेक्सपियर जो सोनेट लिखते थे, शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे, उनमें जो राइम स्कीम होती थी वो ए बी सी डी ई एफ जी हुआ करती थी। शेक्सपियर के सारे सोनेट्स जो हैं वो इसी उस पे लिखे हुए हैं। 14 लाइन का सोनेट होता है। शेक्सपियर के 3 सोनेट्स हैं जो इससे अलग है। पहला है शेक्सपियर का सोनेट नंबर 99, ये है सोनेट 99। सोनेट 99 है जिसमें 15 लाइन्स हैं। सोनेट 99 जिसमें 15 लाइन्स हैं। सोनेट 126 जिसमें 12 लाइन्स हैं। सोनेट 126 है जिसमें 12 लाइन्स हैं। और सोनेट 145, सोनेट 145 जो है जिसमें आयम्बिक टेट्रामीटर है, यानी कि पेंटामीटर नहीं है, टेट्रामीटर है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहां से, ये मैंने आपको बताया कि सोनेट 99 है जिसमें 15 लाइन्स हैं। सोनेट 126 12 लाइन्स का है। और सोनेट नंबर 145 आयम्बिक पेंटामीटर में नहीं लिखा गया है, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है। तो यहां पर इसका आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि इसका आंसर है सोनेट नंबर 99। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लीव्स डज द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर कंटेन? हाउ मेनी लीव्स डज द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर कंटेन? देखो भाई, यानी कि इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर के जो फर्स्ट फोलियो आया था, यानी कि शेक्सपियर का जो फोलियो एडिशन आया था, वो जो है उसमें कितने जो हैं वो पेजेस थे? तो वो थे 454 पेजेस जो हैं उसमें थे। ठीक है, 454 पेजेस जो हैं उसमें थे। बिल्कुल सही जवाब, जो है पेजेस थे 454। पहला फोलियो एडिशन कब आया था? लीव्स मतलब पेजेस, हाँ जी। पहला फोलियो एडिशन कब आया था? 1623। कितने थे? कितने प्लेस थे उसमें? हाउ मेनी प्लेस वर देयर? 36, 37 थोड़ी थे, 36। पहले उसमें 36 थे। जॉन स्टीनबैक ने एक बुक लिखी है, द मून इज डाउन। टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम, द मून इज डाउन, टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखो भाई, जॉन स्टीनबैक का जो वर्क है द मून इज डाउन, इसका टाइटल लिया गया है मकबेथ से। द टाइटल हैज बीन टेकन फ्रॉम द मकबेथ। द मून इज डाउन, ये वो तब का सीन है, याद करो, जब उसकी हत्या करवाई जाती है। किसकी? किसकी हत्या के लिए है बताओ? डंकन की। इस पे थोड़ी है, ना 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 ना, डंकन का थोड़ी। बैंको, बैंको की जब हत्या करवाई जाती है, मून इज डाउन, तो बेटा कहता है उसका फ्लियंस, द मून इज डाउन। तो ये जो है द मून इज डाउन, ये जो है मकबेथ में से ली गई है, मतलब मकबेथ से टाइटल लिया गया है। अच्छा, अब ये बताइए, अगाथा क्रिस्टी टुक द टाइटल फॉर हर नॉवल सैड साइप्रस फ्रॉम अ प्ले बाय शेक्सपियर। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्ले? ट्वेल्थ नाइट, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, मकबेथ, द टेम्पेस्ट। हाँ जी, सैड साइप्रस कहां से लिया गया है? यहां तुम अटक गए, फिर सोच लो। Agatha Christie took the title for her novel Sad Cypress from a play by Shakespeare, and that is, तुक्का लगा रहे हैं, तुक्का,
टेम्पेस्ट है। नहीं, इसका आंसर है ट्वेल्थ नाइट। द आंसर इज ट्वेल्थ नाइट। सैड साइप्रस जो टाइटल लिया गया है वो ट्वेल्थ नाइट से लिया गया है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? जिसका तुक्का सही भाई हो सकता है। हाँ मैम, मुझे कंफ्यूजन था। ठीक है, शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद डैश इन द रेन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड। शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद डैश इन द रेन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड। सभी लोगों ने जवाब जो है वो बहुत तेजी से दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। और ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी लगा दो। हैं? देखो भैया, इसका आंसर है किड। द आंसर इज सी, किड। द रेन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड उन्होंने कोलैबोरेट करा था किड के साथ मिलके। ठीक है, ये जो कोलैबोरेशन था ये किड के साथ मिलकर जो है उन्होंने किया है। अब मैं आपको इसमें जो है देखो जब टू नोबल किंग्समैन लिखा था तो वो को ऑथर किया था जॉन फ्लेचर के साथ। टू नोबल किंग्समैन किसके साथ किया था? जॉन फ्लेचर। वैसे आप लोग जो है जवाब तो बहुत अच्छे दे रहे हैं भाई, मेरा पढ़ाए हुए लोग हो तो जवाब तो अच्छे दोगे ही, है ना? क्यों भाई? जो लोग ढंग से जवाब दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे वो बात अलग है। अभी मुझे कुछ और भी पूछना और बताना था, 2 मिनट का टाइम देना मुझे जरा। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ मैं पूछना चाह रही थी वो ढूंढ रही हूँ मैं। कोलैबोरेटेड वर्क हेनरी एट लिखा है शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर ने, वही मैं भी वही चीज बता रही थी। टाइटस एंड्रोनिकस लिखा है शेक्सपियर एंड जॉर्ज पील ने। ठीक है, टाइटस एंड्रोनिकस है शेक्सपियर एंड जॉर्ज पील के द्वारा लिखा गया है। टू नोबल किंग्समैन शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। पेरिकल्स शेक्सपियर एंड जॉर्ज विल्किंस, शेक्सपियर एंड जॉर्ज विल्किंस। और हेनरी फोर्थ के बारे में कहा जाता है कि शेक्सपियर एंड मार्लो। और रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड थर्ड जो है शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो। लेकिन जो रेन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड है वो लिखा है शेक्सपियर एंड थॉमस किड ने। शेक्सपियर और थॉमस किड के द्वारा जो मैंने जो बोले याद है? हेनरी एट्थ, शेक्सपियर और हेनरी एट्थ किस किस से लिखा? मैं नहीं नोट करा रही यार, तुम इतना तो खुद भी कर लिया करो है। अब अपने आप कुछ भी नहीं करना है। मेरी मेहनत जो है भाई, फिर मैं फालतू चीज बताने की ना। हेनरी एट्थ शेक्सपियर एंड जॉन फ्लेचर। टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर एंड जॉर्ज पील, है ना? दोबारा से बोल रही हूं, टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर एंड जॉर्ज पील। टू नोबल किंग्समैन शेक्सपियर एंड फ्लेचर। पेरिकल्स शेक्सपियर एंड जॉर्ज विल्किंस, जॉर्ज विल्किंस। हेनरी फोर्थ शेक्सपियर एंड मार्लो। रिचर्ड थर्ड शेक्सपियर एंड मार्लो। द रेन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड शेक्सपियर एंड किड। फिर दोबारा से बोल दिया। इतने सारे जो कोलैबोरेशंस हैं वो भी आपको मैंने जो है बताए हैं कि क्या है क्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मॉडर्न, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। विच, नहीं वो अलग है, वो अलग है। विच मॉडर्न ऑर्थर सपोर्टेड द थ्योरी दैट द वर्क्स एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर वर रिटन बाय एडवर्ड डी वेर, the Earl of Oxford? Incidentally, in this meantime, I stopped to believe that the author of Shakespeare's works were the man of Stratford. Sigmund Freud, Jacques Lacan, Jacques Derrida, Roland Barthes. किसने जो है ये कथन किसका है? मैं जरा सामने से हट जाती हूँ और आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो। अभी पहले सोच रहे होंगे मैं तो क्वेश्चन ही ना समझ में आ रहा क्या लिखा है। वैसे जवाब तो दे ही देंगे। हाँ जी, देखिए
सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, कौन से मॉडर्न ऑथर, सबसे पहले मॉडर्न ऑथर ढूंढना है। कौन से मॉडर्न ऑथर ने ये कहा है कि जो शेक्सपियर के वर्क्स है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखे हैं, एडवर्ड डी वेयर ने लिखे हैं, जो अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड थे। तो मैंने ये बिलीव करना छोड़ दिया है कि शेक्सपियर के वर्क्स जो हैं उनके ही थे। तो ये किसने कहा है? ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। ये ABCD में से कोई एक ही है, हाँ वो तो है ही दैट इज सिगमंड फ्रायड। ये कहा है सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने जो इडिपस कॉम्प्लेक्स वाला जो है वो भी हैमलेट में है। तो जो ये सिगमंड फ्रायड ने ये चीज कही है कि आई थिंक जो शेक्सपियर के वर्क्स हैं वो शेक्सपियर ने नहीं लिखे, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड ने लिखे हैं। समझे? अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा लिखे हुए हैं। क्यों ऐसा नहीं कहते कि अभी एक थ्योरी वो भी नहीं थी कि जो बहुत पहले आया था कि भाई शेक्सपियर नहीं है, मार्लो जो है शेक्सपियर के रूप में लिखे। तो ये तो हिस्टोरियंस बहुत कुछ बात कहते हैं, तो वो जो चीज़ है उसको तो छोड़ो कि क्या सच है क्या गलत है। तो ये सिगमंड फ्रायड का मानना है कि शेक्सपियर के वर्क शेक्सपियर ने ना लिखे, अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड ने लिखे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु स्पीक्स दीज लाइन्स? ये इजी क्वेश्चन है। Who speaks these lines? Peace, peace. Dost thou not see my baby at my breast that sucks the nurse asleep? अब मुझे पता था तुम इसका जवाब A दोगे। याद करो वो सीन जब क्लियोपेट्रा की डेथ जो है, क्लियोपेट्रा, एंटनी मर चुका है, क्लियोपेट्रा क्या मंगवाती है? सांप मंगवाती है, और वो सांप से अपने ब्रेस्ट पर डसवाती है। क्योंकि वो ये था ना कि मरने के बाद भी जो सैनिक थे वो आपको पढ़ाते हुए भी मैंने ये चीज बताई है, बॉडी को रेवेज करते थे। याद करिए, जब मैंने आपको एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पढ़ाया है तो वही चीज इसमें बताया था कि वो कहती है कि मैं जो है मैं नहीं चाहती कि मैं जिंदा पकड़ी जाऊं, कि जो है क्योंकि कि वो कहती है कि मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि किस तरीके से मुझे रोम में घुमाया जाएगा। और जो सैनिक है वो उसके बाद भी बॉडी को रेवेज करते थे। तो वो क्या करवाती है? वो इतनी दर्दनाक मौत चुनती है कि अपने आप को किससे डसवाती है? सांप से डसवाती है क्लियोपेट्रा। तो कहते हैं पीस पीस डोस्ट दाउ नॉट सी माई बेबी एट माई ब्रेस्ट दैट सक्स द नर्स अस्लीप। तो यह है कि दैट सक्स द नर्स। अब देखो इसमें ये जो वर्ड दिया ना कि पीस पीस दस की, तो देखो शांति रखो, तुम्हें नहीं दिखता कि मेरा बेबी, बेबी यहाँ पर सांप को कहा गया, सांप को कंपेयर करा है बेबी से। तो यहाँ पर ये हो गया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? मेटाफर हो गया। ठीक है, उसके बाद दैट सक्स द नर्स अस्लीप, कि वो दूध पी के जो दूध पिलाने वाली है उसको ही सुला देगा, बच्चा नहीं सोएगा। कौन सो जाएगी? नर्स सो जाएगी। दैट सक्स द नर्स अस्लीप। तो इसीलिए यह किसकी लाइन है? क्लियोपेट्रा इन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो इसका आंसर है दैट इज सी, क्लियोपेट्रा इन एंटनी। क्वेश्चन को याद रखिएगा। Which of the following Shakespearean scholar in 1875 wrote Shakespeare a critical study of his mind and art? Charles Knight, Edward Dowden, Johann Goethe, Wilson Knight. And that is, yes, that is, देखो जो ये वर्क है आपका, that is यहाँ पर शेक्सपियर ये लिखा है शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। ये वर्क है एडवर्ड डाउडन का। दैट इज अ वर्क बाय एन है, विल्सन नाइट का नहीं है जी भाई, एडवर्ड डाउडन का वर्क है। दैट्स अ वर्क बाय एडवर्ड डाउडन। ठीक है, अब मेरे तो उड़ गए तोते हो रहा है इनका। विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज फॉरवर्ड द, हाँ मैंने ये सारी चीजें ना करा रखी हैं। अब वही तो देखो, तुमने सारी चीजों के नोट्स बना रखे हैं, ऐसी कोई भी चीज है जो तुम्हें मैंने ना पढ़ाई हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना व्हाट द एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क। मुझे तो नहीं पता पेपर, मैं तो भाई मेरे द्वारा बनाया जाने वाली चीज थोड़ी है। मैं तो तुम्हारे ये टेस्ट पेपर्स ऐसे बनाती हूँ। जो वहाँ पेपर सेट करने बैठेगा ऑब्वियसली वो हर चीज सोच के बैठेगा कि हमें क्या पेपर बनाना है और क्या नहीं। तो आप खुद सोचो, आप कोई चीज पढ़ लो कोई चीज छोड़ दो, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? इसीलिए जैसे अब आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो, है ना, जब आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो तो अब आप इनके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट देखो कि भाई जैसे मैंने अभी आपको नोट कराया कोलैबोरेशंस कौन से हैं शेक्सपियर पर। आपके नोट्स में वो दिए हुए हैं कि शेक्सपियर पर लिखी हुई बुक्स कौन सी हैं, दिया हुआ है ना, एक बार उन्हें पढ़िए। तो देखो क्वेश्चन तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो इसीलिए अब आपको वो चीजें, अब सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो बात ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है, विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज फॉरवर्ड द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट।
द घोस्ट, हैमलेट, क्लॉडियस, पोलोनियस? बताओ. विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज फॉरवर्ड द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट? यानी कि हैमलेट की बात की जा रही है. ये हैमलेट में कौन सा जो है, बिल्कुल हैमलेट में जो घोस्ट है वो कहां से बोलता है? वो बीनीथ द स्टेज, स्टेज के नीचे से बोलता है एक्ट फर्स्ट के खत्म होने के बाद. तो हैमलेट में कौन बोलता है? घोस्ट जो है वो बोलता है. ठीक है. अच्छा, ये जो एक अभी क्वेश्चन जो है वो मैंने ये मेरे दिमाग में आया था, मैं भूल गई हूँ, पूछूंगी अभी क्या था वो क्वेश्चन. व्हाट वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब हैमलेट्स कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले? What words best describe Hamlet's character throughout the play? Mysterious, thoughtful, morose, brave, sociable, fun, easy going. बिल्कुल सही. कितना इजी क्वेश्चन है. पूरे उसमें जो हैमलेट के का कैरेक्टर है वो कैसा है? दैट इज मिस्टीरियस, थॉटफुल एंड मोरोस. बिल्कुल सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है. तो ये इसीलिए क्या है कि ये जो प्ले है इसमें जो है वो इसका वो नोबल इन एक्शन तो है ही, इसके अलावा इसकी एक कमी क्या है? इनडिसिसिवनेस. निर्णय नहीं ले पाता ना, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता. तो हैमलेट की प्रॉब्लम क्या है? इनडिसिसिवनेस. ही इज अनेबल टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम. सही समय पे सही डिसीजन ना ले पाओ तो भैया बस यही हो जा. Who describes Polonius as sincere father but also a busybody who is accordingly officious, garrulous and impertinent? ये किसने कहा है? Who refers to Polonius as a नहीं क्या था? Who described Polonius as a sincere father but also a busybody who is accordingly officious, garrulous and impertinent? किसने कहा है ये? वर्ड्सवर्थ ने कहा है. अच्छा, एक ही नाम हमें जाना पहचाना था लग रहा था, तो हम तो वर्ड्सवर्थ बना देंगे. हमारा क्या जा रहा है ना भाई? पोलोनियस को जो है सिंसियर फादर कहा है, लेकिन इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा बतौकड़ा, इम्पर्टिनेंट और बहुत ही ज्यादा ऑफिशियस है. ये किसने कहा है? विलियम हैजलेट ने कहा है. ये वर्ड्स हैं विलियम हैजलेट के. दीज आर द वर्ड्स बाय विलियम हैजलेट. सोच रहे होंगे ये आज हम कहाँ फंस गए. वैसे फिर भी जवाब तो सही दे रहे हैं. मुझे लग रहा था कि जवाब ठीक ना देंगे, मगर बढ़िया दे रहे हैं. कई बार चीजें मैं भूल जाती हूँ, मैं तुम नहीं भूलते. अच्छी बात है, तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए. व्हाट डज द हैंकरचीफ रिप्रेजेंट टू ऑथलो? मतलब जो हैंकरचीफ था ना वो क्या चीज जो है वो बताता था. व्हाट डज द हैंकरचीफ रिप्रेजेंट टू ऑथलो? हैंकरचीफ बताता क्या था? हैंकरचीफ था भाई, ऑथलो ने अपनी पत्नी को एक रुमाल दिया था. वो रुमाल जो है उस चुरा लिया गया था, है ना? गिर गया था, चुरा लिया था. इसी बेसिस पे वो डेस्डेमोना पे शक करता है, उसको स्मॉदर्ड टू डेथ. उसके लिए हैंकरचीफ का मीनिंग था मैरिटल फिडेलिटी, कि अगर उसने मेरा दिया हुआ रुमाल नहीं संभाल के रखा तो वो शादी को क्या संभाल के रखेगी? तो दैट इज मैरिटल फिडेलिटी, फीमेल वर्जिनिटी ने. और उस पर बिल्कुल हमारे स्टूडेंट तो 4 बात आगे बता देते. स्ट्रॉबेरीज बनी हुई थी उस पे, ठीक है, ये भी बता देते हैं. ये बात मैंने पूछी नहीं मगर बता दिया हमारे स्टूडेंट ने कि जो है ये भी बता दो कि स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी उस पे. Whose work is ode to Lycoris? ये सोचेंगे ये किसका वर्क आ गया. Whose work is ode to Lycoris? पीबी शेले, जॉन गॉल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ? None of these. अच्छा, ढूंढो ढूंढो. शेले, डी, बी, कोई तो होगा. पीबी शेले, फिर सोच लो. ये सोच रहा हूँ कहाँ से आ गया यार ये है. इन्हीं चरणों में से, इन्हीं चारों में से कोई एक लग रहा है. मिल्टू भी लग रहे हैं भैया. ये जो है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है. दिस इज अ वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. पीबी शेले का वर्क नहीं है. दिस इज अ वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. मे 1817. विलियम वर्ड्सवर्थ
मई 1817। हाँ, ओड टू लाइक, और इसलिए तो पूछा मैंने कहा मुझे पता था पीवी शैले बताओगे तुम, मुझे पता था इसलिए। Who said Wordsworth is the best poet of the age? I feel myself a little man by his side. Who says कि Wordsworth is the best poet of the age? I feel myself a little man by his side. ये शब्द हैं कॉलरिज के। ये कॉलरिज ने कहा था कि भाई मैं अपने आप को छोटा जो है महसूस करता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की दोस्ती में जो दरार आने का मेन रीजन क्या था? What was the main reason behind the rift in their friendship? ओपियम एडिक्शन, बिल्कुल सही, ओपियम एडिक्शन की वजह से। किसका ओपियम एडिक्शन? देखा, ये चीज होती है, ये तुम्हारी पढ़ी हुई, बहुत अच्छी बात है ये चीज तुम्हारी। एसटी कॉलरिज के ओपियम एडिक्शन की वजह से उनके बीच में दरार जो है वो आ गई थी, बिल्कुल सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूइस कैरल पैरोडीज डैश विद द पोएम हैडॉक्स आईज। ल्यूइस कैरल जिन्होंने एलिस इन द वंडरलैंड लिखी है, उन्होंने कौन सी पोयम को जो है पैरोडी करा है अपनी पोयम हैडॉक्स आईज के द्वारा? ये तुम्हें याद है, मैंने पढ़ाया था, और तुम फिर भी गलत जवाब दे रहे हो, क्योंकि पैरोडी से तुम्हारे मन में केवल पीटर बेल आता है, फिर भी तुम्हारे दिमाग में ये हैडॉक्स आईज वाला, ये मैंने बताई है चीज तुम्हें, वो बात अलग। अब इतनी सारी चीजें याद करो। पीटर बेल द थर्ड जो पैरोडी लिखी है, पीटर बेल द थर्ड पैरोडी किसने लिखी है? पीटर बेल द थर्ड किसने लिखी है? शेले ने। जो ल्यूइस कैरल है ना, उन्होंने ये पोयम जो लिखी है हैडॉक्स आईज, ये उन्होंने जो मजाक उड़ाया है ना, जिस पोयम की पैरोडी लिखी है वो है दैट इज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का उन्होंने पैरोडी करी है अपनी पोयम हैडॉक्स आईज के द्वारा। हैडॉक्स आईज इज अ पैरोडी ऑफ रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, समझे? हैडॉक्स आईज। और ये पॉइंट जहां ढूंढोगे ना वर्ड्सवर्थ वाले में, ये मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि मुझे याद है मैंने ये करवाया है। Which of the following is true about the third stage of Wordsworth love for nature? एक मिनट में इसको छोटा कर देती हूँ। Which of the following is true about the third stage of Wordsworth love for nature? And that is animal movement, stage of mere sensibility, nature became the nurse, guide and the guardian, sweet and fanciful। कितनी स्टेजेस दिखाई हैं वर्ड्सवर्थ ने? कितनी? 3 स्टेजेस, बिल्कुल सही। तो ये है आपका आंसर इसका, दैट इज सी, नेचर बिकम्स द नर्स, गाइड एंड। ये जो एनिमल मूवमेंट वाला है, ये कौन सा है? एनिमल मूवमेंट फर्स्ट स्टेज। सेकंड, जिसमें वो नेचर को प्रेमिका की तरह देखते हैं, पहले बच्चे की तरह, फिर प्रेमिका की तरह, और फिर नर्स की तरह देखते हैं। तो तीसरी स्टेज है नर्स, नेचर बिकेम द नर्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हाँ, डिजी रैप्चर्स वाली जो एज थी वो वाली थी सेकंड स्टेज। हाँ, ये क्या गाना गा के पढ़ाया था मैंने तुम्हें, मैं गाना इस समय नहीं बोलूंगी यहाँ पर, ठीक है? वो डिजी रैप्चर्स वाली सेकंड स्टेज थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम देखा कितनी अच्छे से तुम्हें याद रहता है। अ गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज। अ गाइड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द लेक्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज कलेक्शन ऑफ सोनेट, traveler's guidebook to England's Lake District, diary pages, collection of essays. Yes, a guide through the district of the lakes by William Wordsworth। ये जो है ये वर्ड्सवर्थ के A traveler's guidebook to England's Lake District है। ये उनका वर्क है, ये प्रोज वर्क है उनका, जिसमें उन्होंने ट्रेवलर्स गाइडबुक टू इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ट्रेवलर्स गाइडबुक टू इंग्लैंड्स लेक डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे ये हैडॉक्स आई वाला है और ये है, ये क्वेश्चंस मैंने बीच पढ़ के लिखे हैं कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड, ये पूछे जा सकते हैं कुछ इसमें से जो है। और ये आपको याद होगा कि ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। तभी तो मैं ये चीज कहती हूँ कि अब आप मुझे बताओ, अगर किसी ने ये चीज पढ़ी ना रखी हो तो वो कहाँ से कर लेगा? तो इसीलिए अब हमें तो नहीं पता ना कहाँ से क्या क्या चीज जो है वो पूछी जाएगी, दैट इज वाई चीजें पढ़नी। अब जो भी क्वेश्चन आपको जो है वो याद है, जो आप
आंसर दे रहे हो, आपको उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अगर याद आ रहा है ना, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अगर आपको याद आ रहा है तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। नहीं तो देखो मैं एक सिंपल सी चीज बोलती हूँ, जब तक अब मुझे कोई, आप एक बात बताओ, मुझे कोई जो है मैं जिसको किसी सब्जेक्ट में अगर मान लो हाथ अच्छा नहीं है और मुझे कोई उसका एडवांस चीजें जो है वो बताना शुरू कर दे या शॉर्ट में बताना शुरू कर दे और मुझे उसका बेस वेस कुछ भी नहीं पता, तो क्या मैं उसके आंसर्स दे पाऊंगी? मुझे बताओ, अगर क्या मैं आंसर्स दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी। वो आंसर वो व्यक्ति दे पाएगा जिसने कम से कम कुछ तो पढ़ रखा होगा, जिसका बेस तो क्लियर होगा, क्योंकि बेस होना बहुत जरूरी है। तो अगर बेस नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों, और आप लोगों का बेस तो अच्छा बना हुआ है, और लेकिन बस वो हो जाता है कि बीच में काफ़ी टाइम से बस जो जुड़े हुए थे वो जो चल रहा था वो तो ठीक है, जो नहीं जुड़े हुए थे वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। अब धूल झाड़ लोगे तो सब चीज़ हो जाएगा, है ना? तो धूल झाड़ लेना। ट्रेवलर्स गाइड बुक टू इंग्लैंड लेक डिस्ट्रिक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। For Wordsworth, imagination is combining power, creative faculty, both A and C, none of these. Yes, जो वर्ड्सवर्थ के लिए जो इमेजिनेशन है वो एक क्रिएटिव भी है और कंबाइनिंग पावर भी है, यानी कि वो सबलाइम को मुंडेन से जोड़ने वाली ये है, तो दोनों ही है भाई। वर्ड्सवर्थ का भी ये मानना था कि भाई आप नेचर, इमेजिनेशन क्या है? सबलाइम को मुंडेन से जोड़ने वाली। क्रिएटिव है, इमेजिनेशन क्या करती है? क्रिएटिव चीजें देती है। तो आंसर इज बोथ ए एंड सी। Why does Wordsworth consider rustic people suitable for the subject of poetry? That is because they are close to nature, because they are free from vanity and artificiality, both A and B. भाई देखो ऐसा है, वर्ड्सवर्थ ने हम जब अपने प्रीफेस में भी ये कहा था कि अ पोएट इज अ मैन टॉकिंग टू मैन, तो उनका यही मतलब था कि एक पोएट वो व्यक्ति होता है कि जो एक कैसी भाषा बोलनी चाहिए जो एक लेमैन को भी समझ में आए। तो इसीलिए, और वो रस्टिक लोगों को, क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब थे और उनके अंदर आर्टिफिशियलिटी नहीं थी। वैसे भी जो रोमांटिक मूवमेंट आया था वो कौन से मूवमेंट के अगेंस्ट आया था? कौन से मूवमेंट के अगेंस्ट था? दैट वाज अगेंस्ट नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल मूवमेंट किस चीज के लिए जाना जाता है? आर्टिफिशियलिटी के लिए। नियो क्लासिकल मूवमेंट में क्या था? मच वेटेज वॉज गिवन टू स्टाइल रादर देन कंटेंट। कंटेंट को कम वो दिया गया था, और किसको दिया गया था? जो वेटेज दी गई थी वो किसको दी गई थी? वेटेज जो दी गई थी वो लैंग्वेज को दी गई थी, स्टाइल को दी गई थी। तभी स्टाइल कैसा था? पॉम्पस स्टाइल था, बैरक स्टाइल ऑफ राइटिंग था। वर्ड्सवर्थ ने जब कहा था तो उन्होंने यही चीज कही थी कि जब उन्होंने शुरुआत में लिखने की कोशिश करी तो उन्होंने पोप को इमिटेट करने की कोशिश करी, लेकिन उनको वो चीज नहीं हो। उन्होंने कहा कि माय अर्लियर वर्सेस वर द टेम वर्सिफिकेशन ऑफ पोप, तो कि भाई उनका टेम इमिटेशन ऑफ पोप, पोप को उन्होंने इमिटेट करने की कोशिश करी, बट फिर उन्होंने कहा कि लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए पोएम्स की जो हर एक किसी को समझ में आए। इसलिए उन्होंने नेचर से बहुत करीबी लोगों को अपना सब्जेक्ट चुना। वो कौन थे? रस्टिक। तो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी। अच्छा, उनके लिए लेकिन फिर भी कीट्स ने एक वर्ड यूज करा था, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। ठीक है, ईगोटिस्टिकल सबलाइम इसलिए यूज करा था क्योंकि ऐसा लगता था कि हर पोएम में, हर उसमें ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, नॉट अबाउट द पीपल अराउंड हिम। तो इसका आंसर है आज का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रीली वी सर्व बिकॉज फ्रीली वी फ्रीली लव एज इन आवर विल टू लव और नॉट, इन दिस वी स्टैंड फॉर ऑल, हु सेड? हाँ जी बताओ। फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली, क्या आ रहा है? जॉन गॉल्सवर्दी ने कब कहा था ये तो जॉन मिल्टन की लाइंस हैं। फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव एज इन, तो मुझे पता तुम्हें वो वाला क्वेश्चन याद आ गया कि लव इज अ नेचुरल थिंग, है ना? वो वाला याद आ गया तुम्हें, फोर्साइट सागा वाला, फोर्साइट सागा वाला याद आ गया तुम्हें।
freely we serve because we freely love, as in our will to love or not, in this we stand for all who said. ये कहा है जॉन मिल्टन ने, ठीक है। ये ऑन इज ब्लाइंडनेस में नहीं है, ये लाइन कहीं तक भी नहीं है ये जो लाइन है, लेकिन जॉन मिल्टन की लाइन्स हैं। भगवान, कहीं से भी कुछ भी बना देते हैं ये, कहीं से किसी का भी कहीं कुछ पे कुछ भी जोड़ देते हैं। चलो अभी ये 20 क्वेश्चंस हैं, अभी आगे तो 1 मिनट रुक जाना।